अपनी बात रखने से पहले दो लाइन आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूँ, हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। सबसे पहले हम अपने देश के अपने संविधान की जय करते हैं। उसके बाद इस दुनिया में, इस देश में शांति का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, शिक्षा की ज्योति महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इस दुनिया के महानायक, भारत के भाग्य विधाता, हम सबके मसीहा डॉक्टर अंबेडकर साहब, और जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 1947 के बाद, आजादी के बाद अंबेडकरवादी विचारधारा को इस देश में भुलाने का काम किया गया, उसे कुचलने का काम किया, फिर इस देश में एक मसीहा आया, ऐसे हमारे मानवर काशीराम साहब, जिसने बाबा साहब की विचारधारा को एक बहुजन कॉन्सेप्ट में पिरोने का काम किया और इस देश के बहुजनों को एक करने का काम किया। उनके बाद इस मध्य प्रदेश के काशीराम सुखलाल कुशवाहा को हम नमन करते हैं। इसी के साथ आज की इस महापंचायत में मेरे साथी वक्ता आदरणीय एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी, पूर्व विधायक राजेलाल बघेल जी, मेरे बड़े भाई ओबीसी महासभा के वरिष्ठ नेता लोकेन गुर्जर जी, किसान संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव एडवोकेट राय सिंह बौद्ध जी, हमारी महिला शक्ति और हमारे एसएसबी भिंड जिले के अध्यक्ष मेहरबान सिंह कौरव जी, और इसी के साथ इस महापंचायत में उपस्थित आप सभी मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आपको जय ज्योति और जय भीम कहता हूं। और अपनी बात को चालू करते हुए जिस तरीके से बड़े भाई साहब पूर्व विधायक जी जो बात रख रहे थे, जब न्यायालय की और विधायिका की बात जहां चल रही थी, तो मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो इस देश के अंदर न्यायालय के खिलाफ लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है इस सरकार, इस प्रदेश की, इस देश की सरकारों के खिलाफ। इस देश के अंदर नियम बनाने की, कानून बनाने की जो शक्तियां हैं, या तो वो संसद में निहित है केंद्र के संदर्भ में, या राज्य के संदर्भ में विधायिका में निहित है। तो हम ये चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार, देश की सरकार और तमाम राज्यों की सरकार अपने जहां रोस्टर कानून लेके आए, विधानसभा में उस पर चर्चा कराएं, उसमें कानून बनाएं, उसको पास कराएं, और इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो जिसकी जितनी जनसंख्या उसके अनुपात में उसे भागीदारी का देने का काम करें। इस बहस को जानबूझकर न्यायालयीन व्यवस्था में छोड़ दिया जाता है। असल में संविधान का जो आर्टिकल 13 है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर कोई विधि, कोई नियम असंवैधानिक तौर पर काम करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को पूरे अधिकार है असंवैधानिक घोषित करने के, उसको निरस्त करने के। संविधान जब इतने सारे अधिकार देता है, चाहे वो लोगों को दे, चाहे सरकार को दे, सरकार उस अधिकार का इस्तेमाल करके कानून बनाए। अगर वो असंवैधानिक होगा तो न्यायालय का काम है उसको निरस्त करना, न्यायालय का काम उसको लागू करवाना, तो इतना सा काम है। उसमें संशोधन करने या फिर कानून बनाना ये न्यायालय का काम नहीं है। ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक इस प्रदेश में, इस देश में जनसंख्या के अनुपात में हमें भागीदारी नहीं मिल जाती। एक बात ध्यान रखिएगा, ये लड़ाई अकेली आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अकेली भागीदारी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जातिगत जनगणना की अकेली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात की भी है, इन सभी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ, कि जिस गांव में हम बैठ कर ये महापंचायत कर रहे हैं, उस गांव में विश्व स्तरीय हमारे ओबीसी एससी एसटी भाइयों के लिए शिक्षा का केंद्र कब बनेगा? इस गांव में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र कब बनेगा हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी भाइयों के लिए, बहनों के लिए? ये लड़ाई इस बात की भी है।
हमारे बच्चे कब सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय शिक्षा लेंगे? हमें इस बात के लिए भी लड़ना है और विरोध करना है उस पूंजीपतियों का जो बड़े बड़े स्कूल हमारे गांव में आकर खोल रहे हैं, हमारे ब्लॉकों में, तहसीलों में आकर खोल रहे हैं और लाखों रुपए फीस लेते हैं। ये एक तरीके से शिक्षा के नाम पर, शिक्षा को बर्बाद करने के नाम पर ये हमें, हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये लड़ाई इस बात की भी है। ये लड़ाई गांव से चलेगी और इस देश की संसद तक जाएगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए। आज हाथ उठाकर ये संकल्प ले लीजिए कि गांव की धरती से लड़ेंगे और देश की संसद तक, दिल्ली तक लड़ेंगे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक लड़ेंगे, विधायिका तक लड़ेंगे। इस बात का आप संकल्प ले लीजिए। असल में इस देश के अंदर, इस देश की जो सरकारें हैं वो फायदा जो उठाती हुई आ रही है, वो एक चीज का फायदा उठाती हुई आ रही है कि एक सूचीबद्ध का और एक वर्ग जो है वो सूचीबद्ध नहीं है। ये दोनों के अंतर का फायदा उठाती हुई आ रही है। एक वो वर्ग जो पिछड़ा वर्ग का छोटा भाई है, असल में बाबा साहब को हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने कभी दलित पिछड़ा शब्द उपयोग नहीं किया। बाबा साहब स्पष्ट रूप पर बैकवर्ड शब्द उपयोग करते थे। आप जब पढ़ेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो बैकवर्ड, एक बैकवर्ड वो जो सूचीबद्ध हो गया एससी और एसटी के नाम पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। एक बैकवर्ड वो जिसको सूचीबद्ध कराने की लड़ाई के लिए हम जहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम महापंचायत कर रहे हैं, जिसे अनपिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ये लड़ाई है दोनों बैकवर्डों को एक करने की। ये लड़ाई है अनपिछड़ा वर्ग का जो असूचीबद्ध जो बैकवर्ड है उसको सूचीबद्ध कराने की, जातिगत जनगणना कराने की। और जिस तरीके से पूर्व विधायक जी बोल रहे थे कि आप एक उंगली से बाहर करो, दो उंगली से बाहर करो, कुछ नहीं होगा, जब मुक्का पड़ता है तो दांत बाहर आ जाते हैं। ये एक बात ध्यान रखना, ये बहुत सच बात है। अकेले गुर्जर लड़े, अकेले जाट लड़े, अकेले लिंगायत लड़े, आज अकेले मुसलमान लड़ रहे हैं। आप ध्यान रखना, गांव का माहौल है, गांव का माहौल बहुत धार्मिक होता है और धार्मिकता को दरकिनार करना आप सीख लीजिए और अपने अधिकारों की बात करना धार्मिकता के ऊपर सर्वोपरि रखिए। आज जिस तरीके से देश के अंदर मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश के तमाम गरीब वंचित लोगों को उलझाया जा रहा है ताकि वो अपने अधिकारों की बात ना कर सकें, लेकिन आप लोग डटे रहना कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए, हमें जातिगत जनगणना चाहिए, हमें जहाँ अच्छा स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, हमें अच्छा शिक्षा केंद्र चाहिए। आप लोग लड़े रहना, आप लोग जहाँ से लड़ना, और हम लोग ग्वालियर से लड़ेंगे और दिल्ली तक लड़ेंगे और भोपाल तक लड़ेंगे। इस बहकावे में कतई मत आना, मंदिर मस्जिद के बहकावे में कतई मत आना। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं हालांकि काफी जगह बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज आपके बीच में गांव का माहौल है, गांव का माहौल बहुत धार्मिक होता है, अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं इसलिए इस बात को बोलना चाहता हूँ। जब जाट आंदोलन हो रहा था, हमारे थे जाट, जब जाट मरे तो हमें बहुत दर्द हुआ उस आंदोलन में, जब शहादत हुई उनकी, एक मुसलमान जाटों के खिलाफ नहीं आया। जब गुर्जर लड़े, तमाम गुर्जरों की शहादत हुई, एक मुसलमान गुर्जरों के खिलाफ नहीं आया। जब 2 अप्रैल का अधिकार आंदोलन चल रहा था तो एक मुसलमान दलितों के खिलाफ नहीं आया। गोलियां चलाने वाले कौन थे? इनको पहचानिए जिन्होंने गोलियां चलाई, जो अपने आप को ठाकुर कहते हैं, बनिए कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने गोलियां चलाई। जब लिंगायत अपना अधिकार मांग रहे थे तो एक भी मुसलमान नहीं आया उनके खिलाफ। तो इसका मतलब हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा और मंदिर मस्जिद के मसले में कभी न मत उछलती हो जाए। आप यहाँ से कहिए और आवाज बुलंद कीजिए कि हम अच्छी शिक्षा के लिए लड़ेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे, जातिगत जनगणना के लिए लड़ेंगे, हम भागीदारी के लिए लड़ेंगे, हम आरक्षण के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए लड़ेंगे। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि देश में 40 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वोटिंग राइट नहीं है। उनमें से 90%, 95% हमारे बच्चे हैं जो 18 साल से कम के हैं, जिनको वोटिंग राइट्स नहीं है।
उनमें सबसे ज्यादा हमारे बच्चे उनके भविष्य के लड़ने, उसके भविष्य सुनिश्चित करने के लिए लड़ने का संकल्प लीजिए और हम साथ मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि उनके भविष्य को बचाएंगे। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। इसी के साथ आपको एक बार फिर जय ज्योति और जय भीम कहता हूं, जय संविधान कहता हूं।